बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने 29th लेक्चर के साथ यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले। मैटर स्टेट्स की बात कर रहे हैं तो मैटर का जानना भी ज़रूरी है, और मैटर के बारे में तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि मैटर ऐसी कोई भी चीज़ जो कि वॉल्यूम रखती हो और जिसका मास हो, वो कहलाता है मैटर। ठीक है, जो कि वॉल्यूम रखती हो, स्पेस लेती हो और उसका मास भी हो, वो होता है मैटर। फिर हमने ये भी कहा था कि पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है वो मैटर से कवर्ड है। ठीक है, पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है वो मैटर और एनर्जी दोनों से मिलकर बना है। एनर्जी के बारे में हम फिजिक्स में पढ़ लेते हैं और मैटर के बारे में हम यहाँ केमिस्ट्री में पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब मैटर जो है, अगर आप उसके एग्जाम्पल्स देखो डेली रूटीन में, तो जो पानी है वो भी मैटर है, जिस गिलास में आप पानी डालते हो वो भी मैटर है, जो नेचुरल गैस आप यूज़ करते हो चूल्हे में वो भी मैटर है। यानी हर फॉर्म में मैटर आता है। तो इन फॉर्म्स की बेसिस पे हम ये कहते हैं कि मैटर की कुछ स्टेट्स हैं। उन स्टेट्स के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैटर की 4 स्टेट्स हैं: सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस और प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, अब जो प्लाज्मा स्टेट है वो हम कहते हैं कि वो मिक्सचर है। प्लाज्मा स्टेट हमारे पास जो है वो मिक्सचर है गैसेस का, यानी गैसियस स्टेट का मिक्सचर है। तो ऐसा है कि बहुत सारे साइंसदान जो है वो इसको अलग मानते ही नहीं हैं। ठीक है, तो इसलिए वो उनको अलग स्टडी भी नहीं करते हैं, यानी प्लाज्मा स्टेट को वो गैसियस स्टेट में ही इंक्लूड कर देते हैं। दूसरी बात यह है कि जो हमारा प्लेनेट है, ठीक है, जहाँ पे हम रह रहे हैं, हमारा प्लेनेट अर्थ, वहाँ पे नॉर्मली हमें प्लाज्मा देखने में मिला नहीं है। गैसेस की मैंने एग्जांपल दे दी, नेचुरल गैस जो हम घर में यूज़ करते हैं। ठीक है, सॉलिड्स ग्लास हो गया, कुर्सी हो गई, टेबल हो गया। ठीक है, लिक्विड पानी सबसे ज़बरदस्त एग्जांपल। ठीक है, लेकिन प्लाज्मा स्टेट की हमारे पास एज सच कोई एग्जाम्पल नहीं है, ना ही अब तक इस प्लेनेट में नोटिसेबल एग्जाम्पल्स इसकी मिली है। तो इस वजह से हम प्लाज्मा स्टेट को मैटर की बाकी 3 स्टेट्स के साथ डिस्कस नहीं करते, और प्लाज्मा स्टेट जो है वो रिसेंटली डिस्कवर हुई है। ठीक है, प्लाज्मा स्टेट फिर कहाँ पाई जाएगी? बाकी जो यूनिवर्स है, स्टार, सन वगैरह जो है, वहाँ पे हमारे पास प्लाज्मा स्टेट पाई जाएगी। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि मैटर कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि वॉल्यूम रखता हो, यानी जगह घेरता हो और उसमें मास भी हो। ठीक है, तो वो होता है मैटर। मैटर की 3 स्टेट्स हैं: सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस, और एक चौथी स्टेट जो कि है प्लाज्मा। उस प्लाज्मा को हम बाकी 3 स्टेट्स के साथ इकट्ठे नहीं पढ़ते, क्योंकि हमारे प्लेनेट में कोई नोटिसेबल एग्जाम्पल अब तक नहीं मिली। प्लाज्मा स्टेट जो है वो गैसियस स्टेट्स का मिक्सचर है। बहुत सारे साइंसदान इसको एज अलग स्टेट ऑफ मैटर मानते ही नहीं है, और अगर है भी तो वो कहाँ पे है? यूनिवर्स में स्टार्स वगैरह में पाया जाता है। तो इसलिए हम उनको एक साथ स्टडी नहीं करते। अब जो जिन 3 स्टेट्स को हम एक साथ स्टडी करते हैं वो है सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। तो हम सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस की कंपैरिजन देख लेते हैं। ठीक है, हमने बात कर ली स्टेट्स की, मैटर की भी बात कर ली। अब ये गैसेस भी मैटर है, लिक्विड्स भी मैटर है और सॉलिड्स भी मैटर है। लेकिन मैटर की इन तीनों स्टेट्स के दरमियान में डिफरेंस क्या है वो हमने देखना है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट अगर आप देखो तो सॉलिड्स आर रिजिड इन कंपैरिजन टू लिक्विड्स एंड गैसेस। सॉलिड्स जो है वो सख्त होते हैं एज कंपेयर टू लिक्विड्स और गैसेस। आप ऐसा करो, एक कुर्सी की एग्जांपल ले लो, ठीक है, पानी की एग्जांपल ले लो, और साथ में एक गुब्बारे की एग्जांपल ले लो जिसके अंदर आपने गैस फिल की हो।
आते हैं ना गैस वाले गुब्बारे जिसमें हीलियम गैस फिल की जाती है। तो ये 3 एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अब इन 3 एग्जाम्पल्स में आप देखो, सख्त कौन सी चीज़ है? गुब्बारा तो नहीं सख्त होता ना, पानी भी नहीं सख्त, यानी पानी को भी आप अगर ग्लास में डालोगे तो ग्लास की शक्ल लेगा, आप उसको एक प्लास्टिक के थैले में डालोगे तो वो प्लास्टिक के थैले में और सॉफ्ट रहेगा, है ना। लेकिन कुर्सी जो है ना वो क्या है? रिजिड है, सख्त है। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने क्या फाइंड आउट किया कि जो सॉलिड्स होते हैं वो रिजिड होते हैं एज कंपेयर टू लिक्विड्स और गैसेस। दोनों से ज़्यादा सख्त सॉलिड्स होते हैं, फिर लिक्विड्स उससे कम होते हैं, ठीक है। यानी एक कंपैरिजन चल रहा है, सबसे सख्त जो है वो सॉलिड होंगे, लिक्विड्स सख्त नहीं होते लेकिन वो जो है जिस कंटेनर में होते हैं उसकी शक्ल लेते हैं, तो उसके हिसाब से यानी हम कह सकते हैं कि लिक्विड जो है वो भी रिजिड नहीं है और गैसेस तो बिल्कुल भी रिजिड नहीं है। ठीक हो गया, ये हो गई पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है कि शेप के बारे में बता रहे हैं कि जो सॉलिड्स है उनका प्रॉपर शेप होता है और साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि उनका वॉल्यूम भी होता है, डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है। यानी आप एग्जांपल ले लो अगेन सोडियम क्लोराइड की, टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट एक फॉर्म में है ना, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, उसकी अपनी शेप है। अब टेबल सॉल्ट तो किसी और फॉर्म में नहीं आ सकती, है ना। और क्या है, उसका वॉल्यूम भी है, यानी टेबल सॉल्ट जो है वो जगह भी गिरती है और एक ख़ास जगह गिरती है। इसी तरह जो पानी है, ठीक है, हम साथ साथ तीनों को कंपैरेटिवली देख रहे हैं। पानी लिक्विड्स में देख लेते हैं पानी को। अब पानी को अगर आप देखो तो पानी जगह तो घेरता है लेकिन पानी का कोई शेप कभी भी नहीं होता। पानी को आप जग में डालते हो तो जग जैसा दिखता है, ग्लास में डालते हो तो ग्लास जैसा दिखता है, बलून में डालते हो तो बलून जैसा दिखता है। डालते हैं ना बच्चे, बलून्स में भी पानी डाल देते हैं। तो पानी का वॉल्यूम तो है, यानी वो जगह तो घेर रहा है, ग्लास में भी घेर रहा है, बलून में भी घेर रहा है, और अगर आप उसे ज़मीन पे बहा दो तो भी घेर रहा है जगह, लेकिन उसकी शेप जो है वो फिक्स्ड नहीं है। जैसे सॉलिड्स की शेप फिक्स्ड है वैसे लिक्विड्स की शेप फिक्स्ड नहीं होती, बल्कि लिक्विड किसकी शेप लेते हैं? जिस भी चीज़ में उसको डालो उसी चीज़ की शेप वो दिखा देते हैं, ठीक है। तो लिक्विड्स के बारे में हम ये कहेंगे कि दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम लेकिन नॉट अ डेफिनेट शेप, ठीक है। फिर आ जाते हैं गैसेस पे। नीदर डेफिनेट शेप नॉर वॉल्यूम, ना तो इसकी शेप डेफिनेट है ना ही इसका वॉल्यूम डेफिनेट है। अगेन हम बलून की एग्जांपल ले लेते हैं। गैसेस आपको यूजुअली नज़र नहीं आती, ठीक है, तो आपको पता है कि बलून में गैस फिल की जा रही है। कौन सी गैस? हीलियम गैस। अब वो हीलियम गैस जो है वो वॉल्यूम रखती है, ठीक है, लेकिन वो वॉल्यूम कैसे रखेगी? जिस भी आप चीज़ में उसको डालोगे, अगेन जिस भी कंटेनर में आप उसको यूज़ करोगे, वॉल्यूम भी वो वैसा ही बना देगी। आप छोटे गुब्बारे में गैस फिल करते हो तो छोटा होता है ना, ठीक है, और बड़े में आप फिल कर दो तो वो बड़ा होता है। अब वो छोटा जो है वो कम वॉल्यूम रखता है और बड़ा जो है वो ज़्यादा वॉल्यूम रखता है तो दोनों में गैस, है ना। तो फिर तो अगर गैस का वॉल्यूम फिक्स्ड होता तो फिर तो दोनों में एक जैसा आना चाहिए था, जगह एक जितनी घेरनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि गैसेस जो है वो उस कंटेनर की शेप लेते हैं और उस कंटेनर का वॉल्यूम एक्वायर करते हैं जो कि जिसमें वो यूज़ किए गए हो, तो इसलिए हम कहते हैं कि गैसेस का ना तो शेप अपना डेफिनेट है, जिस भी चीज़ में डालोगी वैसे शेप दे देगा, ना ही वॉल्यूम डेफिनेट है, जिस भी चीज़ में अगेन डालोगे वैसा ही वॉल्यूम शो करेगा, ठीक है। उतनी ही जगह घेरेगा जितनी जगह का वो कंटेनर या गुब्बारा या कोई भी और एग्जाम्पल हो, या सिलेंडर, ठीक है। आप घर की जो सिलेंडर्स होते हैं उसको भी आप ले सकते हो, तो जितना छोटा सिलेंडर उसमें गैस के वैसे मॉलिक्यूल्स, गैस के सिलेंडर के हिसाब से ही उसका वॉल्यूम भी चेंज होता है और उसकी शेप भी चेंज होती रहती है।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है कि सॉलिड पार्टिकल्स हैव लो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कब हमारे पास होती है? जब हम मूवमेंट की बात कर रहे थे, जब हम मोशन की बात करते हैं। तो अब यहाँ पे ऐसा है कि अगर मैं यहाँ पे सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बना दूँ तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। ये हो गए सॉलिड के मॉलिक्यूल्स, ऐसे आप समझो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो अब इन मॉलिक्यूल्स में क्योंकि ये इतने ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है तो क्या कोई गुंजाइश बनती है कि वो मूवमेंट करे? वो तो ऑलरेडी इतने इंटैक्ट है, इतने पैक्ड है कि उसमें मूवमेंट करना जो है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है ना, उनके स्ट्रक्चर की वजह से। तो ऐसे केस में जब उन्होंने मूवमेंट ही नहीं करनी, कोई मोशन ही नहीं है, तो फिर काइनेटिक एनर्जी कैसे इंक्रीज हो सकती है? जहाँ पे मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो गई है वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? लो होगी, सही। अब हम आ जाते हैं लिक्विड्स पे। लिक्विड्स हैव इंटरमीडिएट काइनेटिक एनर्जी, दरमियानी काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। अब हम लिक्विड के मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो है कंपैरेटिवली सॉलिड्स के क्या होंगे? दूर दूर होंगे, ठीक है। तो अब इसके मॉलिक्यूल्स जब हल्के से दूर है एज कंपेयर टू सॉलिड्स जिसके बिल्कुल पास पास अटैच थे, तो अब इनमें वाइब्रेशन होगी, ठीक है। ये एक दूसरे से टकराएंगे, है ना, मोशन करेंगे। वहाँ तो टकराने के लिए जगह ही नहीं है, यहाँ पे वो थोड़ी सी मोशन शो करेंगे। तो जितनी वो मोशन शो करेंगे उतनी ही उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी। यानी सॉलिड में लो काइनेटिक एनर्जी होगी क्योंकि उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा करीब करीब है। जो लिक्विड्स है उनमें काइनेटिक एनर्जी अगेन उनके मॉलिक्यूलर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मॉलिक्यूल्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं उस बेसिस पे होगी। तो इसका मतलब कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मोशन तो है, वो एक दूसरे से मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं, तब जो है उसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, लेकिन इंटरमीडिएट दरमियानी काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं गैसेस पे। गैसेस में हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी गैसेस में बहुत ज़्यादा होती है। कैसे? अगेन हम मॉलिक्यूल्स पे जाएंगे। मॉलिक्यूल जब हम बनाते हैं तो गैसेस के मॉलिक्यूल जो है वो काफ़ी दूर होते हैं एक दूसरे से, और उनकी कोई अरेंजमेंट जो है ना, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी कोई इक्वल नहीं होती, वो भी अनइक्वल होती, कहीं भी वो भाग रहे होते हैं। तो अब जब मॉलिक्यूल के दरमियान में इतना ज़्यादा स्पेस है ना, तो इसका मतलब उनके पास तो जगह बहुत है। किस चीज़ के लिए? मोशन के लिए, मूवमेंट के लिए। तो अब ये जो गैसेस है ये एक दूसरे से टकराएंगे, यहाँ टकराया, वहाँ टकराया, वहाँ टकराया, ठीक है। ये सारे आपस में टकराएंगे और क्या क्रिएट करेंगे? मोशन क्रिएट करेंगे, मोशन फॉर्म में आ जाएंगे, है ना, मूवमेंट कर रहे हैं। तो अब क्योंकि उनके दरमियान स्पेसेस इतने ज़्यादा है तो इसका मतलब वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, है ना, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, उनको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई आगे अगला मॉलिक्यूल आ रहा है उससे अगले अगला मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि उनकी मोशन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, वो इजीली मूव कर सकते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि उनकी काइनेटिक एनर्जी भी हाई होगी। तो काइनेटिक एनर्जी सॉलिड्स में सबसे कम होगी, फिर उसमें उससे ज़्यादा लिक्विड्स में होगी, और सबसे हाईएस्ट किस में होगी? गैसेस में होगी, ठीक है जी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट की वजह से मिलती है, मूवमेंट की वजह से आती है, तो इसी वजह से हम जब इनको कंपैरेटिवली देखते हैं तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा करीब इंटैक्टली पैक्ड होते हैं, लिक्विड के उसके मुकाबले में ज़रा दूर होते हैं, और गैसेस के सबसे दूर होते हैं। तो इसका मतलब जो जितने दूर होंगे वो उतने ज़्यादा फ्रीली मूव कर सकेंगे, और जो जितना ज़्यादा मूवमेंट शो करेगा उनमें उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। तो सॉलिड्स में कम
एनर्जी है, बहुत कम एनर्जी है। लिक्विड्स में इंटरमीडिएट एनर्जी है और जबकि गैसेस में हाई एनर्जी है। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हम ये कहते हैं कि जो सॉलिड्स है उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। कंप्रेस मतलब उनको दबाया नहीं जा सकता, यानी उन पे प्रेशर डाल के उनकी शेप आप नहीं चेंज कर सकते हो। ठीक है, लिक्विड्स इजीली कंप्रेस हो सकते हैं और गैसेस भी इजीली कंप्रेस हो सकते हैं। अब यहाँ पे आप अगेन एग्जांपल ले लो। लेट्स सपोज अब इस डाइस की एग्जांपल लेते हैं। अब इस डाइस का स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसके मॉलिक्यूल्स इंटैक्ट है, बिल्कुल एक दूसरे से करीब करीब पैक हुए हैं। अब मैं यहाँ पे जितना भी प्रेशर डालूँ, जितना भी मैं इसको कंप्रेस करने की कोशिश करूँ, दबाने की कोशिश करूँ, इसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा, इसके शेप में कोई चेंज नहीं आएगा। अगेन वजह क्या बन रही है कि मॉलिक्यूल्स इतने करीब करीब है कि मैं उस पर जितनी भी फोर्स अप्लाई करूं, मॉलिक्यूल्स के पास आगे कोई जगह ही नहीं है जाने के लिए। तो जब उनके पास जगह ही नहीं है तो बेशक मैं जितनी भी मगजमारी कर लूं, मैं जितना भी प्रेशर दे दूं, तो इसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आने वाला। ठीक हो गई बात। फिर हम अगर पानी को देख लेते हैं तो पानी को कंप्रेस किया जा सकता है। कैसे कंप्रेस किया जा सकता है? जिस भी आप कंटेनर में डालोगे उस कंटेनर के थ्रू आप इसको कंप्रेस कर सकते हो। अब अगेन जब उस पर आप प्रेशर अप्लाई करोगे, फोर्स दोगे, तो क्या होगा? हमने यहाँ पे पिछली प्रॉपर्टी में ये कहा था कि वॉल्यूम जो है उनका डेफिनेट है और शेप उसकी डेफिनेट नहीं है। तो क्योंकि उसके मॉलिक्यूल ज़रा दूर दूर है, तो जब उस पर फोर्स अप्लाई होगी उसको कंप्रेस करने के लिए, तो ये पॉसिबिलिटी है कि उनके मॉलिक्यूल्स को करीब लेके जाया जा सके। ठीक है, सॉलिड्स में कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी, जगह ही नहीं थी अगले मॉलिक्यूल के पास जाने के लिए। सब मॉलिक्यूल खुद ही आपस में तंग तंग है ना। लेकिन लिक्विड्स में पॉसिबिलिटी है और गैसेस में तो मज़ीद पॉसिबिलिटी है। आप गुब्बारा फिल करते हो, हालांकि गुब्बारा पूरा फिल हुआ होता है ना। ठीक है, आप गुब्बारे को फिल करते हो, जितनी मतलब उसमें जगह होती है आप वो सारी फिल कर लेते हो, उसको आप बंद कर देते हो। लेकिन उसके बाद भी आप गुब्बारे को प्रेस जब करते हो तो गुब्बारा का जो शेप है वो डिस्टर्ब हो जाती है ना, दब जाता है ना गुब्बारा। तो इसका मतलब गैसेस भी कंप्रेस हो सकते हैं। तो गैसेस कैसे कंप्रेस होंगे? जो भी कंटेनर यूज होगा ना उस कंटेनर को कंप्रेस किया जाएगा। तब जो है ये मॉलिक्यूल्स जो इतने दूर दूर भाग रहे थे, मूवमेंट कर रहे थे, उनकी जो मूवमेंट है वो रिलेटिवली कम हो जाएगी। ठीक है, और इसीलिए कंप्रेस इनको आसानी से किया जा सकता है। क्लियर हो गया? ठीक है, इजी है बहुत कि जो चीज़ ऑलरेडी इतने करीब है उनको आप मज़ीद प्रेशर दे के कहाँ लेके जाओगे, जगह नहीं है। लेकिन जो मॉलिक्यूल्स जितने जितने दूर हैं उन पे जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे, फोर्स दोगे, ठीक है, उनको दबाने की कोशिश करोगे, तब ये पॉसिबिलिटी है कि उनके मॉलिक्यूल्स आपस में करीब करीब हो जाए। सही? अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम ये कह रहे हैं कि उनके जो मॉलिक्यूल्स है उनके दरमियान फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है। जो न्यूक्लियर फोर्सेस सॉलिड्स के दरमियान एग्जिस्ट करते हैं वो फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स अंदर करेंगे तो जगह नहीं मिलेगी उनको। इसी तरह गैस के कंटेनर में जब आप गैस फिल करते हो तो आप सिर्फ कुछ ही मॉलिक्यूल्स जैसे आप इंसर्ट करते हो तो वो कहते हैं भाई हमारा बस हो गया। क्यों बस हो गया? क्योंकि उसके जो वही थोड़े बहुत मॉलिक्यूल्स है वही इधर उधर भाग रहे होते हैं। तो जब उनके दरमियान इतने स्पेसेस आ जाते हैं तब भी वो क्या होता है कि वो कंटेनर को फिल कर देते हैं। यानी फिल्ड हर फॉर्म में कंटेनर है, लेकिन मॉलिक्यूल्स की तादाद कम ज़्यादा हो रही है और उन मॉलिक्यूल्स की तादाद की वजह से मास भी कम और ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि जहाँ पे जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स वहाँ पे उतने ज़्यादा डेंसिटी, जहाँ पे जितने कम मॉलिक्यूल्स और दूर दूर वहाँ पे उतनी कम डेंसिटी, और वाटर में इंटरमीडिएट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम ये कह रहे हैं कि सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो इजीली।
ठीक है। अब सॉलिड्स क्यों फ्लो नहीं करते, यानी सॉलिड्स जो है वो आसानी से बह नहीं सकते। अब आप टेबल सॉल्ट लेते हो, टेबल सॉल्ट को आप अगर किसी चीज़ में पोर करते हो तो वो बहता तो नहीं है ना, फ्लो तो नहीं करता। या आप अगेन कुर्सी की एग्जांपल ले लो, टेबल की एग्जांपल ले लो, इस मार्कर की एग्जांपल ले लो, स्क्रीन की एग्जांपल ले लो, तो इनमें से कोई भी चीज़ जो है वो बहता नहीं है, फ्लो नहीं करता है ना। तो इसका मतलब जो सॉलिड्स होते हैं वो फ्लो नहीं कर सकते। लिक्विड्स के बारे में जब हम देखते हैं तो वो लिक्विड जाने जाते हैं अपनी फ्लोइंग प्रॉपर्टी के थ्रू। जो भी लिक्विड होगा आपको पता है कि वो फ्लो करता है। दरियाओं में पानी कैसे फ्लो करता है ना, फ्लो होता है ना। समंदर में भी पानी का फ्लो आ रहा है, लहरें आती जाती हैं, तो क्या हो रहा है वहाँ पे, फ्लो हो रहा है पानी, है ना। तो जो लिक्विड्स है उनको उनकी फ्लोइंग प्रॉपर्टी के थ्रू ही जाना जाता है। आप पानी का पाइप लेते हो, उस पर आप मोटर चला देते हो तो भी पानी क्या होता है, पाइप से फ्लो ही हो रहा होता है ना। उसी पाइप में आप कुछ और डाल दो, कोई सॉलिड डाल दो, तो वो फ्लो तो नहीं होगा। ठीक है, तो सॉलिड में फ्लोइंग प्रॉपर्टी नहीं होती और लिक्विड्स में फ्लोइंग प्रॉपर्टी होती है, और उसी प्रॉपर्टी की वजह से ही लिक्विड जाने जाते हैं स्पेसिफिकली। फिर गैसेस में फ्लो भी होता है और उस फ्लो की वजह से वो एवेपोरेट भी हो जाते हैं। ठीक है, यानी फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है गैसेस का भी, और इसी फ्लो की वजह से वो एवेपोरेट भी हो सकते हैं। जाहिर है जिस चीज़ का फ्लो होगा उसी को एवेपोरेट किया जा सकेगा ना। ठीक है, तो फ्लो के लिए हम ये कहते हैं कि सॉलिड्स फ्लो नहीं करते, लिक्विड जो है वो अच्छा खासा फ्लो करते हैं और यही उसकी प्रॉपर्टी है। और गैसेस जो है वो भी फ्लो भी करते हैं और फ्लो करते करते वो एवेपोराइजेशन फॉर्म में भी चले जाते हैं उनको, यानी एवेपोराइज भी किया जा सकता है आसानी से। किस प्रॉपर्टी की वजह से, इसी फ्लो की प्रॉपर्टी की वजह से कि वो फ्लो कर सकता है। और सॉलिड लिक्विड्स को भी हम एवेपोरेट कर सकते हैं क्योंकि वो भी फ्लो होता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी है जो इस कंपैरिजन की, वो है कि डिफ्यूजन रेट जो है वो बहुत कम है। कहाँ पे, सॉलिड्स में। ठीक है, सॉलिड्स में डिफ्यूजन रेट बहुत कम है, जबकि लिक्विड्स में डिफ्यूजन रेट मॉडरेट है, दरमियाना, और गैसेस में डिफ्यूजन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। इस डिफ्यूजन रेट को वैसे तो हमने आगे भी डिस्कस करना है, लेकिन थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि डिफ्यूजन का जो प्रोसेस होता है वो ऐसा है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करते हैं। अब अगेन अगर हम सॉलिड्स का देखें तो भाई सॉलिड्स में तो मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी इतने पैक्ड हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये जो डिफ्यूजन रेट है, यानी अगर ये, इसको बल्कि हम ऐसे समझ लेते हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं परफ्यूम की। मैं यहाँ इस कोने में खड़ी हूँ और मैं परफ्यूम का एक स्प्रे कर लूँ तो रूम के दूसरे कोने तक उस परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स पहुँच जाते हैं, आ जाती है ना खुशबू वहाँ तक। तो वो खुशबू कैसे आती है, वहीं पे मॉलिक्यूल्स नहीं स्टे कर रहे, वो मॉलिक्यूल्स उड़ते उड़ते एयर में मूव कर रहे हैं। तो वो जब मूव कर रहे हैं वो मॉलिक्यूल्स वो अगले कोने तक भी पहुँच जाते हैं। तो ये क्या है, ये है कि यहाँ पे स्प्रे के मॉलिक्यूल्स, परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स सबसे ज़्यादा थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मूव करते गए, दूसरे कोने तक भी पहुँच गए। तो ये है डिफ्यूजन का प्रोसेस, यानी किसी भी मॉलिक्यूल का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना। इस कोने में परफ्यूम स्प्रे का कंसंट्रेशन उसकी हाई थी, बाकी जगहों पे लो थी, तो यहाँ जो हाई कंसंट्रेशन वाली जगह थी वहाँ से मॉलिक्यूल्स मूव करते गए और बाकी जगहों तक भी पहुँच गई खुशबू। ये मैंने किस चीज़ का बताया, ये मैंने बताया गैसेस का। तो गैसेस जो है वो सबसे ज़्यादा आसानी होती है उनको मूव करने में, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल सबसे दूर होते हैं। तो जितने दूर है उतनी मूवमेंट ईजी है। तो अगर डिफ्यूजन में हम बात कर भी रहे तो मूवमेंट के थ्रू ही वो जाएंगे ना यहाँ से वहाँ। तो गैसेस में डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होती है। लिक्विड्स में जो है वो मॉडरेट होती है। लिक्विड्स में भी आप एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में, यानी एक कंटेनर में फर्ज करो आपने पानी फिल किया हुआ है पूरा,
दूसरे में आपने हाफ लिया हुआ है, तो अगर आप उसको कोई स्पेस दे दो तो वो जो पानी है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता जाएगा जब तक वो इक्वल नहीं हो जाता। इसका मतलब लिक्विड में भी डिफ्यूजन है। लेकिन सॉलिड में मॉलिक्यूल कैसे जाएंगे? सॉलिड्स में इसीलिए क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स इतने क्लोज है कि वो मूव करते ही नहीं है। तो जब मूवमेंट ही नहीं हो रही तो फिर कैसे फ्लो करेंगे, कैसे किसी दूसरे कंटेनर तक खुद को पहुंचाएंगे या दूसरी जगह तक? तो इसलिए हम कहते हैं कि सॉलिड्स में डिफ्यूजन का रेट सबसे कम होता है, लिक्विड्स में मॉडरेट होता है यानी होती है डिफ्यूजन, ठीक है, और जो गैसेस है उसमें डिफ्यूजन का रेट सबसे ज़्यादा हाई होता है उसके मॉलिक्यूल्स के फ्री मूवमेंट के होने की वजह से। यहाँ तक क्लियर हो गया? हमने मैटर के बारे में देखा, मैटर की स्टेट्स के बारे में डिस्कस किया कि 4 स्टेट्स थी, उनमें से 3 स्टेट्स के बारे में हमने ये सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर ली। चौथे स्टेट को हमने इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि वो इन सब से अलग है और वो इस प्लेनेट पे पाया भी नहीं जाता, तो इसलिए हम उनको इसके साथ कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।